हेलो स्टूडेंट्स, बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है राजस्थान का सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक जो इतिहास है उसके तहत आज हम राजस्थान की सामाजिक संरचना में जो स्त्रियों की स्थिति है या स्त्रियों की दशा है उस पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्त्रियों की राजस्थान की जो सामाजिक जो ढांचा है उसमें स्त्रियों को हम 3 वर्गों में बांटकर फिर उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुलीन या राज परिवार की स्त्रियों, दूसरा है मध्यम वर्ग की स्त्रियां और तीसरा है जन सामान्य वर्ग की स्त्रियों की स्थिति पर इस अध्याय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लेते हैं राज परिवार या कुलीन वर्ग की स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार की थी। अगर हम तीनों ही वर्गों की बात करें, राज परिवार की स्त्रियां, कुलीन वर्ग की या फिर मध्यम वर्ग की स्त्रियां और जन सामान्य वर्ग की स्त्रियां, तो इन तीनों ही वर्ग की स्त्रियों में हमें राज परिवार की जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति काफी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि राज परिवार की जो स्त्रियां थी उनमें एक तो शिक्षा की व्यवस्था थी, व्यवस्था ही नहीं थी बल्कि उत्तम व्यवस्था थी। दूसरा, उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे, वो कुशलता से शासन का संचालन भी कर रही थी। साथ में ही उन्हें वो सैनिक प्रशिक्षण भी उनको दिया जा रहा था। साथ में ही कुछ ऐसी भी रानियों का हमें उल्लेख मिलता है जिनके पास सैनिक टुकड़ियां भी थी। तो सबसे पहले हम जो राज परिवार या कुलीन वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति पर बात करते हैं, उनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं कि स्त्रियों को, कुलीन वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनको परंपरागत शिक्षा दी जाती थी। यद्यपि जो उसका जो स्वरूप था वो मौखिक था। राजघराने और जो ठिकानों में रानियों या ठकुरानियों उनको मौखिक शिक्षा के माध्यम से कुल की जो परंपराएं हैं, साथ में ही जो रीति रिवाज जो समाज में प्रचलित थे, परिवार के जो तौर तरीके प्रचलित थे, साथ में ही जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य थे उनसे परिचित कराया जाता था। अर्थात स्त्रियों को परंपरागत शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण की, वीरता, सच्चाई, वफादारी और निष्ठा से संबंधित धार्मिक और ऐतिहासिक साहित्य संबंधी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। सबसे अधिक जो शिक्षा का प्रचलन है वो हमको उच्च या साधन संपन्न वर्ग में ही देखने को मिलता है, जिनकी शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की जाती थी। हमें ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं जिसमें जो राजघराने की जो स्त्रियां थी उनके द्वारा गद्य और पद्य दोनों में ही साहित्य की रचना की गई और जिनमें उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया, जो उनकी साहित्यिक जो क्षमताएं थी उनका हमको परिचय देती है। तो इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं अलवर नरेश थे, जो बने सिंह थे, उनकी जो पटरानी थी आनंद कंवर राणावत, उसने आनंद सागर लिखा जो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसको दर्शाता है। साथ में ही जो उनकी दूसरी रानी थी रूप देवी, वो सदैव राम भक्ति में लीन रहती थी और राम की महिमा का गुणगान करने के लिए उन्होंने राम रस, रूप मंजरी, रूप कुमारी, मंगल जैसे काव्य ग्रंथों की रचना की। तो कहने का मतलब है कि ना केवल राज परिवार की स्त्रियां, कुलीन वर्ग की स्त्रियां शिक्षित थी बल्कि उच्च कोटि की साहित्यिक ग्रंथों की भी वो रचना कर रही थी। इसके अलावा जो भरतपुर के महाराजा थे बलदेव सिंह, उनकी जो रानी थी अमृत कौर ने चतुर्सखी और चतुरप्रिया उपनाम से गीत, काव्य और भक्ति रस पदों की रचना की। साथ में ही जो महाराजा राम सिंह थे उनकी जो रानी थी गिरिराज कुंवर, उन्होंने ब्रज विलास और पाक प्रकाश ग्रंथ लिखे। तो कहने का तात्पर्य है कि कुलीन वर्ग की जो स्त्रियां थी वो शिक्षित ही नहीं थी बल्कि उच्च कोटि की साहित्यिक ग्रंथों की भी वो रचना कर रही थी।
ये जो स्त्री शिक्षा की जो परंपरागत व्यवस्था चल रही थी, उसमें शिक्षा देने के लिए जहाँ अनुभवी ब्राह्मण अध्यापक अध्यापिकाओं की, पुरोहितानियों की और पुरोहितों को नियुक्त किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि ये कुलीन वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा का ही अधिकार नहीं था या शिक्षित ही नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक रूप से भी काफी सशक्त थी और राज्य संचालन कुशलता पूर्वक कर रही थी। जैसे कि जो अलवर राजघराने की जो रानियां थी या ठकुराइनें थी या उपपत्नियां थी या वडारडे थी, वो अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए और शासन संचालन की योग्यता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। और उनकी उनमें जो इस प्रकार का हमें जो राजनीतिक जो प्रशिक्षण दिया गया था उनका, इसका भी हमें बहुत उल्लेख मिलता है। ये उच्च कुलीन जो महिलाएं थी या स्त्रियां थी, वो चूंकि शिक्षित थी, इसलिए स्वयं ही जनानी ड्यूटी होती थी, उसकी व्यवस्थाएं कर लिया करती थी। जागीर गांवों के प्रबंध करने का भी हमको उल्लेख मिलता है। कामदारों या फौजदारे हैं, उनको आदेश देने का, आय व्यय का ब्यौरा रखने का, साथ में ही जो ऋण थे उनकी अदायगी संबंधी जो पत्र होते थे और से उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। 1855 में जो अलवर की जो सूरज कंवर थी, उसके साथ दहेज में बीकानेर महाराजा सरदार सिंह की जो ख्वास ओम जी और प्रभाती ना केवल शिक्षित थी, बल्कि वो अपना स्वयं ही जागीरी गांवों का स्वयं प्रबंध करती थी। अब हम बात करते हैं कि जो विभिन्न राजघराने की जो महिलाएं थी या स्त्रियां थी, वो उनके जो पत्र लेखन कला है उससे भी उनकी उच्च कोटि की शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो जैसे कि उनके जो पत्र लिखने के जो तरीके थे, जिसमें वो उपमाओं की या आदर सूचक जो शब्दों की जो प्रयोग करती थी, जिसे लिखे गए उनमें उनके प्रति जो स्नेह और वात्सल्य या फिर प्रेम भावना से जो ओतप्रोत भावनात्मक ढंग से लिखे जाते थे, उससे पता चलता है कि वो उच्च दर्जे की लेखन कला में माहिर होती थी। जैसे कि 1847 ईस्वी में हमें करौली के से जो हर कंवर बाई थी, उन्होंने अपने जयपुर महाराजा थे सवाई जयसिंह, उनको एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने जिस तरह से शब्दों में उस पत्र को बांधा है, उससे ना केवल रानियों के या रानी के शिक्षित होने का या पढ़े लिखे होने का आभास हो रहा है, बल्कि उच्च कोटि की पत्र लेखन की जो प्रतिभा है वो भी उससे उसका भी हमको आभास मिल रहा है। साथ में ही जो राजघराने या जो ठिकानों में जो महिलाएं हैं, उनको सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रही है। रानियां हो या ठकुरानियां हैं, उनको शस्त्र संचालन सिखाया जा रहा था। जैसे कि मतन शांचल की अगर बात करें तो जो करौली रियासत है, उसकी जो कछवाहा रानी है, उसके पास 200 आदमियों की एक सैनिक टुकड़ी थी। तो कहने का मतलब है कि ना केवल ये शिक्षित थी, बल्कि राजनीतिक अधिकारों से भी परिपूर्ण थी और सैनिक गतिविधियों में भी इनकी पूरी तरह से भागीदारी हमें दिखाई पड़ रही है। साथ में जो इस वर्ग की जो राजमाताएं थी, उनको राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। अधिकतर जो राजमाताएं थी, वो अपने जहां जहां जरूरत थी वहां पर जो अल्पवयस्क जो राजकुमार थे, उनके उत्तराधिकार के अवसर पर बहुत सारी राजमाताएं शासन की बागडोर अपने हाथ में ही रखती थी, या जो महाराजाओं के उत्तराधिकारियों के अभाव में निकट के वंश से गोद लेकर उसमें उनकी महत्वपूर्ण शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जैसे कि जो डूंगरपुर की राजमाता है, उन्होंने महाराणा लक्ष्मण सिंह के बाल्यकाल में राजकार्य में सहयोग दिया। और इसी तरह का हमको उदाहरण जयपुर की राजमाताओं का मिलता है, जोधपुर की राजमाताओं का, बीकानेर, भरतपुर में भी इसी प्रकार का हमें योगदान देखने को मिलता है। अलवर जो राजघराने की जो महिलाएं थी या स्त्रियां थी या कुलीन वर्ग की जो महिलाएं थी, उनकी स्थिति भी इसी प्रकार की हमें प्रतीत होती है कि वो अपनी राजनीतिक जो कार्यकुशलता के लिए पहचानी जाती थी और शासन संचालन में जब जब उनको अपनी भूमिका को प्रदर्शित करने का मौका मिला, उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया और राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। जैसे कि अलवर जो नरेश थे बख्तावर सिंह, उनकी मृत्यु के पश्चात जो बनय सिंह के समय राजमाता का ही प्रभुत्व था और
जहां तक करौली की बात करें तो जो करौली महारावल थे, हरबख्शपाल, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो दत्तक पुत्र थे प्रताप पाल के समय जो राजमाता ने का जो प्रशासन पर नियंत्रण था, वो राजमाताओं के राजनीतिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र में राजमाताएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। जैसे कि जयपुर में जो रानी माँ ने 1768 में और 1778 में, रानी झाली ने मेवाड़ में 1772 में और 1777 में, रानी कमनाबाई ने प्रतापगढ़ में 1774 में, रानी किशोरी ने भरतपुर में 1780 में और रानी लक्ष्मी ने 1824 में जो प्रशासन का उत्तरदायित्व है उसको न केवल संभाला बल्कि अपनी राजनीतिक जो दक्षता है उसका भी परिचय दिया। लेकिन कालांतर में 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के अंत में ये जो वंशानुगत अधिकार चल रहा था राजमाताओं को, उसको समाप्त करने के लिए का प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया और इसके लिए उन्होंने एक नीति निर्धारण की और उन्होंने इनकी जगह पर कि अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो राजमाताओं के स्थान पर उन्होंने एक काउंसिल नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की और जिसका अध्यक्ष उन्होंने रेजिडेंट को या ब्रिटिश अधिकारी को बनाया। ऐसा ये इसलिए कर रहे थे कि उनका ये मानना था कि ऐसा करने के बाद ही ब्रिटिश राज्य में उनके हितों की रक्षा हो पाएगी और ऐसा करने से जो राजमाताओं को जो विशेष अधिकार मिल गया है वो उनके अधिकार स्वतः ही गौण हो जाएंगे। जैसे कि महाराजा जो शंभू सिंह है उनके समय रीजेंसी काउंसिल की स्थापना इसी नीति के परिणति के तौर पर की गई थी। इसी प्रकार से राजमाताओं के राजनीतिक अधिकार को या की अनदेखी करने का भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किया गया। जैसे कि करौली में प्रताप पाल और अर्जुन पाल को बिना गोद की रस्म किए हुए ही 1837 में और 1876 में गद्दी पर बैठा दिया गया और इसी प्रकार उदयपुर में 1838 में सरदार सिंह को, 1874 में सज्जन सिंह को, 1884 में फतेह सिंह को रानियों की सहमति के बिना ही गद्दी पर बैठा दिया गया। अंग्रेजों ने विभिन्न राज्यों में रानियों के प्रभाव को और उनके योगदान को कम करने के लिए जितने भी साधन हो सकते थे वो सब उन्होंने अपनाए। इसके लिए कुछ जगहों पर तो उन्होंने रानियों के चरित्रों पर भी आक्षेप लगाने से वो पीछे नहीं रहे और कुछ राज्यों में उन्होंने आपसी जो मतभेद है उसको कराकर उनकी राजनीतिक भूमिका को समाप्त करने का प्रयास किया। राजनीतिक प्रभाव समाप्त करने के साथ साथ उनकी जो आर्थिक जो स्वायत्ता है उसको समाप्त करने का भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किया गया। बहुत सारी जो राज्यों में जो जनानी जो ड्योढ़ी होती थी उनकी आय को राज्य की आय में शामिल कर लिया गया, तो एक तरह से उनको आर्थिक रूप से रानियों को पंगु बनाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया जिससे कि उनके जो राजनीतिक जो अधिकार हैं उनको गौण किया जा सके। जैसे कि कोटा या बांसवाड़ा और करौली में जो रानियां हैं उनकी जागीरों को कम कर दिया गया। इस संदर्भ में जो प्रसिद्ध जो वैद्य आचार्य हुए हैं चतुरसेन, उन्होंने जनानी ड्योढ़ी का उल्लेख किया है और उसमें उन्होंने अपने उपन्यासों में ख्वास का विवाह और अमीरों का रोग आदि इसमें जो जनानी ड्योढ़ी में जो पासवान होती थी उनका चित्रण करने का प्रयास किया है कि उनकी जो दशा थी उसमें 19वीं शताब्दी के अंत में लगातार गिरावट आ रही थी, गिरावट हो रही थी। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश जब यहाँ पर आए, ब्रिटिश संरक्षण से पूर्व राजपूताने में राजपूत महिलाओं की या राजघराने या कुलीन वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। वो पूरी तरह से शिक्षित हुआ करती थी, उनके शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की जाती थी, राजमाताओं को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे, साथ में ही वो सेना जब उन्हें जरूरत पड़ती थी तो वो सैनिक नेतृत्व करने से भी पीछे नहीं हटती थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स को यह
एहसास होने लगा कि उनकी राजनीतिक शक्तियां बढ़ गई हैं, और तो उन्होंने ना केवल राजनीतिक शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया, बल्कि उनको आर्थिक उनकी जो स्थिति है उसको भी कमजोर करने का प्रयास किया। अब हम बात कर लेते हैं कि मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति समाज में किस प्रकार की थी। तो जो मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां हैं वो घर के कामकाज में ही व्यस्त रहती थी, जिनमें और मुख्य रूप से उनमें शिक्षा का और जागरूकता का अभाव था। आमतौर पर ये देखा जाता है कि शिक्षा का इसलिए अभाव था कि समाज में जो समाज में परिवारों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, और लोगों का जो मुख्य जो व्यवसाय होता था वो कृषि ही होता था। लेकिन राजस्थान में अगर हम राजस्थान का एक संपूर्ण अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर समय समय पर अकाल हुए हैं, बाढ़ आई है, जिसके कारण जो परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी उसमें समय समय पर काफी गिरावट देखने को मिलती है। तो जो परिवार में स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। साथ में ही स्त्रियों की जो शिक्षा है उसमें जो मुख्य जो बाधाएं थी वो थी, एक तो बाल विवाह की प्रथा, एक पर्दा प्रथा की प्रथा। इन दोनों ही प्रथाओं ने स्त्री को घर की चार दीवारी से निकलने पर एक तरह से रोक लगा दी। पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियां जो थोड़ी बहुत खोली गई ब्रिटिशर्स के आने के बाद, उनमें लड़कियों को नहीं भेजा जाता था। बाल विवाह के कारण उनको बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि वो स्त्रियां थी या वो एक अच्छी गृहिणी की उनमें गुण होते थे। मंदिरों में दर्शन के लिए उनको जाना, कथा सुनना, धार्मिक पक्षों पर दान देना, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, व्रत करना, उपवास करना, यह है प्रत्येक नारी अपना कर्तव्य समझती थी और अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुकूल इनके संबंध में आचरण करने का प्रयास करती थी। अब हम बात करते हैं निम्न वर्ग की स्त्रियों की, जिनकी जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, या ये बहुत ही बहुसंख्यक थी, जिनका जो नैतिक आचरण और जो दैनिक जीवन था वो सादगी पूर्ण था। अधिकतर जो निम्न वर्ग की जो स्त्रियां थी वो शिल्प के कार्यों में और व्यवसायों में लगी हुई थी और अपने पतियों का सहयोग करती थी। और ये कौन कौन से जो शिल्प के व्यवसाय थे वो थे, जैसे टोकरी बनाना, कपड़ा बुनना, सुनारी का काम, लुहारी का काम और दर्जी का काम। ये महिलाएं जो कि अपने प्रतिदिन या सदैव अपने पति के साथ इन कार्यों में लगी हुई होती थी, तो इसमें ये इन व्यवसायों में ये बहुत ही दक्ष हो गई थी। ग्रामीण महिलाएं थी वो भी खेती के कामों में अपने पतियों को की मदद करती थी, जैसे कि घास काटने में, खेतों को साफ करने में, पशुओं की देखभाल करने में सहायता करती थी। साथ में ही जब उन्हें समय मिलता था तो वो चरखा भी काटती थी और साथ में ही चक्की भी पीसती थी। सबसे तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी उसमें इन स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान था। यद्यपि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और उनके राजपूताने पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हो गया, तो जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो कुटीर उद्योग धंधे हैं वो एक तरह से नष्ट होना आरंभ हो गए थे, और इसके कारण जो इनका जो शिल्प और जो शिल्प व्यवसाय में जो ये लोग लगी हुई थी, धीरे धीरे ये जो शिल्प व्यवसाय से इनका जो कार्य है वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन फिर भी शिल्प और कृषि कार्य में ये जो महिलाएं जो लगी हुई थी ये पुरुषों के साथ पूरी तरह से सहयोग उस वक्त कर रही थी, और जिस प्रकार से आज भी महिलाएं कर रही हैं। तो इस प्रकार से समाज में जो तीन वर्ग हैं महिलाओं के, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थी समाज में वो थी राज परिवार या कुलीन वर्ग की महिलाएं। इस वर्ग की जो महिलाएं थी उनको न केवल शिक्षा का अधिकार था बल्कि उनके राजनीतिक अधिकार भी थे। जहां तक हम बात करें कि मध्यम वर्ग की महिलाओं की या निम्न वर्ग की महिलाओं की, उनकी स्थिति भी क्योंकि वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, इसलिए हम उनको साधारण ही अवस्था कहेंगे। यद्यपि समाज में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां विद्यमान हो गई थी जिसने स्थिति को कमजोर किया। तो इन सामाजिक कुरीतियों या इन प्रथाओं के विषय में हम अपने अगला जो लेक्चर होगा उसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।